सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सी टेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सी टेट में। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम आपके हिंदी विषय के टॉप 30 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को पढ़ने वाले हैं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आप लोग प्लीज वीडियो को शेयर कर दिया करें। वीडियो के शुरू होने से पहले मैं आपसे रोज ये चीज कहती हूँ, क्योंकि अगर आप वीडियो को शेयर करोगे अपने कॉलेज फ्रेंड्स को, अपने प्रिय मित्रों को, तो वो लोग भी आकर के आपके साथ जुड़ेंगे और वीडियो को देखेंगे आपके साथ ही, और वो लोग भी कमेंट करेंगे। तो इससे ये पता चलता है कि उनकी तैयारी कितनी है, आपकी तैयारी कितनी है। तो जिसकी भी तैयारी में कमी होगी वो अपनी तैयारी को और बेहतर कर लेगा। तो इसीलिए बहुत जरूरी है कि आप लोग ग्रुप में पढ़ा करिए। चलिए स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1 से। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, कवित्त रत्नाकर के रचयिता हैं। कवित्त रत्नाकर एक रचना है, ये किसने लिखी है? जगन्नाथ रत्नाकर ने, सेनापति ने, मतीराम ने या बोधा ने? दोस्तों, ये जो कवित्त रत्नाकर है, ये जो पूरी रचना है, इसके रचयिता है सेनापति। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सेनापति। तो दोस्तों, इसमें 394 छंद है। कितने? 394। और ये ब्रज भाषा में भगवान राम की कथा का वर्णन है। किस भाषा में है? ये ब्रज भाषा में लिखा हुआ है। ठीक है। सेनापति का एक अन्य ग्रंथ भी है जिसका नाम है कल्पद्रुम। क्या है? कल्पद्रुम। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 है, विनय पत्रिका की रचना किस भाषा में हुई है? जो विनय पत्रिका है ये किस भाषा में है? अवधी भाषा में, ब्रज भाषा में, मैथिली भाषा में या हिंदी भाषा में? तो दोस्तों, जो विनय पत्रिका है ये है ब्रज भाषा में रचित है। तो ऑप्शन बी जो है क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। याद रखिएगा, जो विनय पत्रिका है ये किस भाषा में है? ये ब्रज भाषा में लिखी गई है, रचना है। और ये किसके द्वारा लिखी गई है? ये तुलसीदास जी के द्वारा लिखी गई है। याद रखिएगा। और इसके अलावा इनकी और भी बहुत सारी रचनाएं हैं, जैसे कि गीतावली है, दोहावली है, कवितावली है, ये सब इन्हीं की रचनाएं हैं। ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। मैला आंचल के लेखक कौन है? मैला आंचल, फणीश्वर नाथ रेणु, नागार्जुन, रामेश्वर शुक्ल अंचल या मोहन राकेश? तो दोस्तों, यहाँ पर देखिए, जो मैला आंचल है ये फणीश्वर नाथ रेणु के द्वारा लिखा हुआ उपन्यास है। ठीक है। ये एक आंचलिक उपन्यास है। ठीक है, याद रखिएगा। और इसमें पूर्णिया जिले के मेरीगंज गांव की कथा का वर्णन है। तो याद रखिएगा। इसके अलावा इन्होंने और भी बहुत सारी रचनाएं की हैं, उपन्यास लिखे हैं, जैसे कि पति परिकथा लिखी है, दीर्घ तपा लिखी है इन्होंने, जुलूस लिखी है, कितने चौराहे लिखी है। ठीक है, ये सब इन्हीं की रचनाएं हैं। आगे बढ़ते हैं अब हम क्वेश्चन नंबर 4 पर। आवारा मसीहा के लेखक कौन है? आवारा मसीहा किसने लिखा है? अमृत राय, विष्णु प्रभाकर, रामविलास शर्मा या मोहन राकेश? तो दोस्तों, ये जो रचना है ये है विष्णु प्रभाकर की, आवारा मसीहा। ऑप्शन बी जो है ये सही हो जाएगा। तो यहाँ पर आपने देखा कि आवारा मसीहा के लेखक कौन है? विष्णु प्रभाकर। अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। केशव कहीं न जाई का कहिए, यह पंक्ति किस कवि की है? केशव कहीं न जाई का कहिए, यह केशवदास की है, कबीरदास की है, तुलसीदास जी की है या फिर नरहरिदास जी की है? तो दोस्तों, ये कहा गया है तुलसीदास जी के द्वारा। तो ऑप्शन सी जो है तुलसीदास जी, ये राइट आंसर हो जाएगा। तो केशव कहीं न जाई का कहिए, यह पंक्ति भक्ति काल के रामाश्रयी शाखा के प्रमुख कवि गोस्वामी तुलसीदास जी के द्वारा रचित है। आगे बढ़ते दोस्तों, तो यहाँ पर तुलसीदास जी राइट आंसर हो जाएगा। आगे है क्वेश्चन नंबर 6। आदिकाल को बीज वपन काल नाम किसने दिया? आदिकाल को बीज वपन काल का नाम किसने दिया? आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने या आचार्य भागीरथ मिश्र ने? तो आदिकाल को विभिन्न नामों से हम जानते हैं। वीर गाथा काल के नाम से हम जानते हैं। वीर गाथा काल किसने कहा है आदिकाल को? रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है। ठीक है। तो रामचंद्र शुक्ल जी तो यहाँ पर नहीं होगा। फिर दोस्तों देखिए, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने इसको आदिकाल कहा है। तो यहाँ पर हजारी प्रसाद द्विवेदी तो कहीं नहीं है, आदिकाल को उन्होंने ही आदिकाल कहा है। ठीक है। इसके बाद देखिए, चारण काल किसने कहा है? चारण काल कहा है डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने कहा है। ठीक है। चारण काल किसने कहा है आदिकाल को? तो राम कुमार वर्मा जी ने, डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी ने चारण काल कहा है। अब देखिए इसके बाद, बीज वपन काल किसने कहा है? तो ये कहा है महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है ये राइट आंसर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अब हम अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 7 है, अलका जयशंकर प्रसाद के किस नाटक की पात्र है? ध्रुव स्वामिनी, विशाखा, स्कंदगुप्त या चंद्रगुप्त?
दोस्तों ये जो अलका पात्र है यानी कि अलका है, ये इनके चंद्रगुप्त नाटक की पात्र है। तो ऑप्शन डी जो है ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। रानी केतकी की कहानी के रचनाकार कौन थे? लल्लू लाल, सदासुख लाल, इंसा अल्लाह खां या फिर सदल मिश्र। दोस्तों रानी केतकी की कहानी जो उदयमान रचित के नाम से जानी जाती है, इसके रचयिता है इंसा अल्लाह खां। इंसा अल्लाह खां जी ने रानी केतकी की कहानी लिखी थी। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये जरूर याद रखिएगा आप लोग, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। आप लोग दोस्तों वीडियो को ध्यान से देखा करिए, जब आप ध्यान से देखोगे तभी आपके पढ़ने का कोई मतलब है। अब यहाँ पर आते हैं, इस रचना पर पिक्चर बनी हुई है पद्मावत, आपको पता ही है। तो पद्मावत किस भाषा में लिखा गया है ये हमें बताना है। अवधी भाषा में, ब्रज भाषा में, खड़ी बोली में या फिर फारसी में। तो पद्मावत में कहाँ की कहानी है आपको पता ही है, ये राजस्थान की कहानी है। तो अगर आपने मूवी देखी है तो आपको पता है कि इसमें रानी पद्मावती के पूरे जीवन के बारे में ही बताया गया है इसमें। तो पद्मावत हिंदी साहित्य के भक्ति काल की निर्गुण धारा के प्रेम मार्गी शाखा के प्रमुख कवि मलिक मोहम्मद जायसी की क्या है, ये रचना है। ठीक है, किसकी रचना है ये? मलिक मोहम्मद जायसी जी ने लिखी गई। कई बार एग्जाम में यही पूछ लिया है। तो मलिक मोहम्मद जायसी जी की रचना है, मलिक मोहम्मद जायसी, नाम याद रखिएगा। ये रचना किसकी है? अब यहाँ पर पूछ रहा है कि ये किस भाषा में लिखी गई, तो ये अवधी भाषा में लिखी गई है। किस भाषा में लिखी गई है? अवधी भाषा में लिखी गई है। ठीक है, इसके अलावा इनकी जो अन्य रचनाएं हैं वो है अखराहट, आखिरी कलाम, चित्ररेखा, कहरनामा, मसलनामा। ठीक है, इस तरीके से। तो यहाँ पर ऑप्शन ए क्या है, सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, मंगल भवन अमंगल हारी, हवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। तो ये जो पंक्तियां हैं इसमें किस छंद का प्रयोग हुआ है? तो मंगल भवन अमंगल हारी, हवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। इन पंक्तियों में दोहा है, चौपाई है, सोरठा है या फिर सवैया है? आखिर में इसमें क्या है? दोस्तों यहाँ पर आप देखिए, ये जो है ये चौपाई है। क्या है ये? चौपाई है। तो ऑप्शन बी जो है ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। और यह चौपाई गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस में लिखी गई है। ठीक है, रामचरितमानस में ये लिखी गई है। और जो चौपाई होता है ये एक मात्रिक समछंद होता है। इसके प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। कितनी मात्राएं होती हैं? 16 मात्राएं होती हैं प्रत्येक चरण में। ठीक है, याद रखिएगा। अब आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 11 पर। प्रेम को पंथ कराल महातरवार की धार पे धावन है। इस पंक्ति के रचयिता है आलम, मतीराम, घनानंद या फिर बोधा। तो दोस्तों इसके जो रचयिता है वो है बोधा। जो बोधा थे ये रीति मुक्त धारा के प्रमुख कवि थे। याद रखिएगा, रीति काल के रीति मुक्त धारा के कवि थे। और ये पन्ना राज दरबार की सुभान नामक वेश्या पर आसक्त थे। प्रेम की परिधि स्वानुभूत व्यंजना करने में वे बड़े कुशल थे। इनकी भावुकता एवं रसज्ञता का परिचय इस उपयुक्त पंक्ति में आपने देखा है, दिखाई दे रही है। ठीक है, तो इस तरीके से याद रखिएगा, ऑप्शन डी जो है ये सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। आदिकाल को वीर गाथा काल किसने कहा? तो आदिकाल को वीर गाथा काल किसने कहा है, ये मैंने आप लोगों को अभी बताया है कि आदिकाल को वीर गाथा काल कहा है डॉक्टर रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी जो है क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा आदिकाल को बीज वपन काल महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कहा, ये भी अभी आपने देखा है। और आदिकाल को आदिकाल किसने कहा? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा है। और चारण काल भी इसको कहा गया, चारण काल कहा है गिरिशर्ण ने। क्वेश्चन नंबर 13 है, इनमें से सरस्वती पत्रिका के संपादक का क्या नाम है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सरस्वती जो पत्रिका है इसके संपादक कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिऔध, बाल कृष्ण भट्ट या फिर महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो दोस्तों सरस्वती पत्रिका के जो संपादक हैं वो हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो ऑप्शन नंबर डी जो है महावीर प्रसाद द्विवेदी ये राइट आंसर हो जाएगा। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने 1903 में सरस्वती पत्रिका के संपादक ये बने थे। ठीक है, उसके बाद हिंदी प्रदीप 1887 नामक पत्रिका के संपादक पंडित बाल कृष्ण भट्ट हैं। तो बाल कृष्ण भट्ट ने किसका संपादन किया था? याद रखिएगा, हिंदी प्रदीप नामक पत्रिका का। किसका? हिंदी प्रदीप नामक पत्रिका का। ठीक है, इसके बाद दोस्तों आगे बढ़ते हैं अब हम क्वेश्चन नंबर 14 पर। हिंदी किस परिवार की भाषा है? सामी हामी, भारोपीय, काकेसी या फिर पापुई। दोस्तों जो हिंदी है ये भारोपीय यानी कि भारत यूरोप परिवार के अंतर्गत आती है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी जो है सही हो जाएगा। ठीक है, इसका भौगोलिक क्षेत्र यूरोप एशिया है और सामी हामी परिवार तथा काकेरी परिवार का भौगोलिक क्षेत्र यूरेशिया है। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर याद रखिएगा, ऑप्शन बी जो है सही हो गया। क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं।
प्रिय स्वतंत्रराव अमृत मंत्र नव पंक्ति वाली कविता का संबंध किससे है? जयशंकर प्रसाद से, भवानी प्रसाद मिश्र से, सुमित्रा नंदन पंत से या फिर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला से। प्रिय स्वतंत्र रव अमृत मंत्र नव, ये रचना किसकी दोस्तों यहाँ पर पूछ रहा है, तो देखिए राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा रचित है ये, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 पर आते हैं। निम्न में से कौन सी रचना महादेवी वर्मा की नहीं है? यामा, दीपशिखा, आंगन के पार द्वार या फिर नीरजा। कौन सी रचना महादेवी वर्मा की नहीं है? दोस्तों यहाँ पर आप देखिए यामा, दीपशिखा, नीरजा, ये तीनों ही महादेवी वर्मा की रचना है, लेकिन जो आंगन के पार द्वार है ये सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन यानी कि अज्ञेय जी की रचना है। ये किसकी रचना है? ये अज्ञेय जी की रचना है, तो ऑप्शन सी जो है ये सही हो जाएगा। ये महादेवी वर्मा की रचना नहीं है। क्वेश्चन नंबर 17 पर आते हैं। राधा वल्लभ संप्रदाय का प्रवर्तन किसने किया? राधा वल्लभ संप्रदाय का प्रवर्तन किसने किया? वल्लभाचार्य ने, मध्वाचार्य ने, हित हरिवंश ने या फिर सूरदास ने। किसने किया है राधा वल्लभ संप्रदाय का प्रवर्तन? तो दोस्तों यहाँ पर देखिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हित हरिवंश जी ने। दोस्तों याद रखिएगा, हित हरिवंश जी ने राधा वल्लभ संप्रदाय का प्रवर्तन वृंदावन में किया था, और इस संप्रदाय में प्रेम को ही भक्ति का मूल आधार बताया गया है। प्रेम को ही भक्ति का मूल आधार बताया गया है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 18 पर आते हैं। अधिकार खोकर बैठना यह महादुष्कर्म है। अधिकार खोकर बैठना यह महादुष्कर्म है, इस पंक्ति के रचयिता कौन है? रामधारी सिंह दिनकर, मैथिली शरण गुप्त, निराला या फिर सुभद्रा कुमारी चौहान। दोस्तों ये जो पंक्ति आप देख रहे हैं ये रचना है मैथिली शरण गुप्त जी की, तो ऑप्शन बी जो है ये सही हो जाएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर। साये में धूप काव्य कृति के रचयिता कौन है? साये में धूप, ये कितनी अजीब सी आपको रचना दिख रही होगी। साये में धूप, जहां पर साया होता है, जहां पर जिस तरीके से मान लीजिए सूरज की किरणें निकली हुई है और यहाँ पर कोई आदमी खड़ा है, ठीक है, कोई आदमी खड़ा है, तो यहाँ पर उसकी परछाई या उसका साया रहेगा ना, तो इस साया जहां पर आदमी की परछाई होती है वहां पर धूप कहाँ होती है? वहां पर धूप तो होती नहीं है। लेकिन इसमें क्या कहा गया, इस रचना का नाम ही है साये में धूप। तो इसके रचयिता कौन है? रघुवीर सहाय, दुष्यंत कुमार, नरेश मेहता या फिर धर्मवीर भारती। दोस्तों ये रचना है दुष्यंत कुमार जी की, कवि दुष्यंत कुमार जी की रचना है, याद रखिएगा। और इनकी अन्य रचनाएं हैं सूरज का स्वागत, आवाजों के घेरे, जलते हुए पवन का बसंत, ये सब इनकी रचनाएं हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है। पराधीन सपने हूँ सुख नाही पंक्ति लिखी गई है रहीम दास द्वारा, कबीर दास द्वारा, मलूक दास द्वारा या फिर तुलसीदास द्वारा। पराधीन सपने हूँ सुख नाही, दोस्तों ये कहा गया है तुलसीदास जी के द्वारा, तो ऑप्शन डी जो है पराधीन सपने सुख नाही का मतलब जो दूसरे के ऊपर अधीन होता है, दूसरे के ऊपर आश्रित होता है, वो कभी भी सुखी नहीं रहता है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पर। सीख लीनो मीन मृग खंजन कमल नयन, सीख लीनो जस अप्रताप को कहानी है, ये पंक्तियां किस कवि की हैं? तो दोस्तों यहाँ पर देखिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ठाकुर। तो दोस्तों यह पंक्तियां रीत मुक्त धारा के कवि ठाकुर द्वारा रचित हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पर हम लोग। इनमें से कौन सी भारतेंदु की रचना नहीं है? भारतेंदु कवि की रचना इसमें से कौन सी नहीं है? वैदिक हिंसा हिंसा न भवती, विशेषस्य विष्मौषधम, बादशाह दर्पण या फिर पद्मावती। तो दोस्तों यहाँ पर आप देखिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी पद्मावती, ठीक है। तो पद्मावती जो है ये 1882 में लिखित भारतेंदु युग के प्रमुख ऐतिहासिक नाटककार राधा कृष्ण दास का नाटक है, ठीक है। ये पद्मावती है, याद रखिएगा। और जो पद्मावत है वो किसकी रचना है? पद्मावत मलिक मोहम्मद जायसी जी की रचना है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पर। इनमें से कौन सा ग्रंथ तुलसी द्वारा रचित नहीं है? गीतावली, दोहावली, विनय पत्रिका या रसमंजरी। तो आपको पता है गीतावली, दोहावली, कवितावली, विनय पत्रिका ये सब तुलसीदास जी की रचनाएं हैं, लेकिन रसमंजरी तुलसीदास जी की रचना नहीं है। तो रसमंजरी किसने लिखी है? रसमंजरी लिखी है नंद दास जी ने। किसने लिखी है? नंद दास जी ने लिखी है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं अब हम लोग दोस्तों क्वेश्चन नंबर 24 पर। कौन से कवि इसमें से छायावादी नहीं है? निराला, पंत, प्रसाद या फिर जायसी। तो दोस्तों यहाँ पर आप देखिए जो पंत निराला है, पंत प्रसाद निराला, इसी तरीके से हम लोगों ने इसको याद ही किया था कि ये छायावादी कवि है।
पंत प्रसाद निराला। ये तीनों इसी तरीके से हम लोगों ने इसको याद कर लिया था जब हम लोग स्कूल में थे, क्योंकि एग्जाम में बार बार, हाई स्कूल इंटर के एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है कि छायावादी कवियों के नाम लिखिए। तो पंत प्रसाद निराला, और ये देखिए फिर घूम फिर के कॉम्पिटेटिव एग्जाम में भी यही सारे क्वेश्चन आते हैं। तो अगर आपने अच्छे से पढ़ाई की है आपके स्कूल की, तो वो पढ़ाई कहीं जाती नहीं है, आपके काम ही आती है अंत में। तो यहाँ पर देखिए कौन सा कवि छायावादी नहीं है, तो यहाँ पर जो मलिक मोहम्मद जायसी यहाँ पर लिखा हुआ है। मलिक मोहम्मद जायसी जी भक्ति काल के निर्गुण धारा के प्रेम मार्गी शाखा के, यानी कि सूफी सागा के कवि है, ये सूफी शाखा के। तो ऑप्शन डी जो है सही हो जाएगा। ये छायावादी नहीं है, बल्कि ये भक्ति काल के निर्गुण धारा के प्रेम मार्गी या सूफी शाखा के कवि हैं। क्वेश्चन नंबर 25 पे आते हैं। बाल मुकुंद गुप्त द्वारा रचित निबंध संग्रह का नाम क्या है? बाल मुकुंद गुप्त जी ने इसमें से कौन सा निबंध लिखा है? भारत मित्र, प्रज्ञा मित्र, शिव सागर की चिट्ठियां या शिव शंभू के चिट्ठे। तो शिव शंभू के चिट्ठे यहाँ पर जो है दोस्तों, ये इनके निबंध संग्रह का नाम है, याद रखिएगा, ठीक है। और ये सबसे ज्यादा इनका लोकप्रिय हुआ निबंध है, और इनके विचार भावना के पीछे सजग राष्ट्रीय व्यक्तित्व काम करता है, यानी कि इनकी जो रचनाएं हैं उसमें आपको राष्ट्रभक्ति देखने को मिलेगी, याद रखिएगा। तो इनकी जो निबंध होते हैं वो भावनात्मक होते हैं। आगे बढ़ते हैं अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 26 पर। परमाल रासो काव्य कृति के कवि कौन है? परमाल रासो नल सिंह भट्ट, जगनिक, हेमचंद्र या सारंगधर। तो जगनिक कृत परमाल रासो, ऑप्शन नंबर बी जो है सही हो जाएगा। ये मोस्ट जितनी बार भी मोस्ट लगाया जाए कम है, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। परमाल रासो के रचयिता कौन है? तो ये जगनिक है, ठीक है, याद रखिएगा। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। हिंदी का पहला पत्र उदंड मार्तंड की प्रकाशन भूमि थी? दिल्ली, इलाहाबाद, कलकत्ता या फिर बनारस। दोस्तों जो उदंड मार्तंड है ये हिंदी का पहला पत्र है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार एग्जाम में यही पूछा गया है कि हिंदी का पहला पत्र कौन सा है, तो पहला पत्र उदंड मार्तंड है। और इसका जो प्रकाशन था वो शुरू हुआ था कलकत्ता से। तो ऑप्शन नंबर सी जो है सही हो जाएगा, याद रखिएगा। जन जागरण का जो केंद्र था वो कलकत्ता नगर ही था, आप लोगों को पता ही है। तो हिंदी पत्रकारिता का जो प्रारंभ हुआ वो भी वहीं से हुआ था, और इसीलिए हिंदी का जो पहला पत्र, समाचार पत्र है, उसका नाम क्या है? उदंड मार्तंड। और 1826 से ये शुरू हुआ था, याद रखिएगा, 1826 से। क्वेश्चन नंबर 28 है। सिद्ध कवियों द्वारा प्रयुक्त भाषा को कहा जाता है? डिंगल, अवहट्ट, अपभ्रंश या फिर संध्या। यहाँ पर संध्या नहीं बल्कि संध्या होगा। दोस्तों यहाँ पर आप देखिए, सिद्धों की भाषा का जो स्वरूप है वो साहित्यिक अपभ्रंश से भिन्न रूप लिए हुए है, और इसमें तत्समता की प्रवृत्ति स्पष्ट देखने को मिलती है, यानी कि इसमें शुद्ध हिंदी देखने को मिलती है। और इसमें आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी जैसे विद्वानों ने अपभ्रंश से अलग हिंदी की प्रमुख विशेषता के रूप में इसको स्वीकार किया है, और सिद्धों की भाषा को हम संध्या भाषा भी कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी जो है ये सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 पर आते हैं। मेरे राम का मुकुट भीग रहा है किसका ललित निबंध संग्रह है? तो दोस्तों यहाँ पर निबंध होना चाहिए था, ये थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है। राम वृक्ष वेनीपुरी, कुबेरनाथ, विद्यानिवास मिश्र या फिर हरिशंकर परसाई। दोस्तों आप लोग कमेंट करिए इस पे, आपके अनुसार इसमें राइट आंसर कौन सा है? राम वृक्ष वेनीपुरी, कुबेरनाथ, विद्यानिवास मिश्र या फिर हरिशंकर परसाई। आपके अकॉर्डिंग इसमें से कौन सा सही आंसर है? तो दोस्तों यहाँ पर आप देखिए, मेरे राम का मुकुट भीग रहा है विद्या निवास मिश्र द्वारा ललित निबंध संग्रह है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी जो है सही हो जाएगा। ये क्या है? निबंध है, ठीक है, निबंध संग्रह है, ठीक है। इसके अलावा इन्होंने चितवन की छां, कदम की फूली डाल, तुम चंदन हम पानी, मैंने सिल पहुंचाई, आंगन का पक्षी और बंजारा मन, बसंत आ गया पर कोई उत्कंठा नहीं, ये सब इन्होंने लिखी है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 30 पर आते हैं, और मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न ये भी है। आचरण की सभ्यता निबंध के लेखक कौन है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी, अध्यापक पूर्ण सिंह, श्याम सुंदर दास या फिर बाल मुकुंद गुप्त। दोस्तों आचरण की सभ्यता ये जो निबंध है ये लिखा गया है सरदार पूर्ण सिंह के द्वारा। यहाँ पर सरदार होना चाहिए था, मिसप्रिंट हो गया है। सरदार पूर्ण सिंह की ये रचना है, ठीक है, सरदार पूर्ण सिंह ने इसको लिखा है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। तो इस तरीके से यहाँ पर ऑप्शन बी सही हो जाएगा। तो यहाँ पर आप लोगों ने टॉप 30 क्वेश्चंस को पढ़ लिया। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिएगा, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक
तो प्लीज सब्सक्राइब भी कर दीजिए, बगल में घंटी का निशान होगा उसको भी प्रेस कर दीजिए, ताकि जो भी नई वीडियोस हम बनाते हैं उसका नोटिफिकेशन आपके पास समय से जाए और आप बिना मिस किए हमारे सारे वीडियोस को ऐसे ही देखते रहें दोस्तों। और आप लोगों के लिए ढेर सारी वीडियोस हम रोज लेकर के आते हैं और आगे भी आते रहेंगे। आप लोग सारे वीडियोस को देखते रहिए, जहां कहीं कोई भी डाउट हो आप हमसे पूछते रहिए, और जिस भी विषय में आपको प्रॉब्लम है आप कमेंट किया करिए। हमारी पूरी कोशिश रहती है कि आपके लिए हम वीडियोस लेकर के आया करें और आपकी तैयारी को और बेहतर बनाया करें। थैंक यू सो मच दोस्तों, वीडियो को पूरा देखने के लिए। चैनल से ऐसे ही बने रहिए और ढेर सारी वीडियोस मैं आप लोग के लिए लेकर आती रहूंगी और आप लोग की तैयारी को और बेहतर बनवाती रहूंगी। थैंक यू सो मच दोस्तों। ईश्वर से यही प्रार्थना है आपने जो भी सपने देखे हैं आप सभी के सपने पूरे हों और आपके माता पिता के भी सपने पूरे हों। जब आपके सपने पूरे होंगे तो आपके माता पिता के सपने अपने आप पूरे होंगे। तो इस वजह से आप लोग अपने सपने के लिए जी जान से मेहनत करिए और आपके लिए वीडियोस हम लेकर के आते ही रहते हैं, ताकि जो आपकी तैयारी है वो और बेहतर हो पाए और आप सभी लोग अपने अपने सपने को पूरा कर पाए। हर एक का सपना होता है जीवन में कुछ ना कुछ करने का, कुछ ना कुछ बनने का, और वो सपना तभी पूरा होता है जब उसके लिए हम कड़ी मेहनत करते हैं और इसके लिए लगातार हम प्रयास करते हैं। अगर आपने 10 दिन पढ़ाई की और फिर उसके बाद 10 दिन कुछ नहीं पढ़ रहे हो तो इसका कोई मतलब नहीं है। और हर दिन केवल 2 घंटे 3 घंटे की अगर आप पढ़ाई कर रहे हो तो ये पढ़ाई बहुत मायने रखती है। तो इसलिए अपना एक शेड्यूल बना लीजिए कि इतना टाइम तो रोज पढ़ना ही पढ़ना है। अगर आपका शेड्यूल बना रहेगा तो जो आपकी तैयारी है वो बेहतर होगी और आपको आगे बढ़ने से, अपने सपने को पाने से कोई रोक नहीं सकता है। तो इस तरीके से आपकी तैयारी होनी चाहिए। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ कि आप लोग चैनल से बने रहोगे और हमारे सारे वीडियोस को देखोगे। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स में आपको सारे विषयों की लिंक मिल जाएगी, चाहे यूपी टेट हो, सुपर टेट हो, सी टेट हो। सारे विषयों को हम पढ़ाते हैं, तैयारी कैसे करनी है, बुक्स कौन कौन सी लेनी है, कैसे बिना कोचिंग के तैयारी कर सकते हैं, सेल्फ स्टडी कैसे करें, ये सारी वीडियोस मैंने आप लोग के लिए बनाई है। तो सारी वीडियोस को देखते रहिए और ऐसे ही चैनल से बने रहिए। जय हिंद दोस्तों।